हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 9 मैथ रेखाएं और कोड पढ़ेंगे। तो वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कितने टाइप ऑफ कोड होते हैं, ठीक है, कितने तरह के कोड होते हैं। ऑलरेडी आपने पिछली कक्षाओं में इन सबको पढ़ चुका होगा, लेकिन फिर भी हम एक थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरव्यू। तो जो हमारा पहला कोड आता है वो होता है हमारा न्यून कोड। ठीक है, न्यून कोड किसे कहते हैं? एक ऐसा कोड जिसकी वैल्यू, ठीक है, जीरो से बड़ा हो, जिसका मान जीरो से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यून कोड बोलते हैं। इसको देखो क्या होता है, आप देख कर भी पहचान सकते हो कि जो भी कोई कोड ऐसा लग रहा हो कि वो क्या है, बंद होने वाला है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोड बोलते हैं। जैसे दिख रहा है ना, ये जैसे कि ये बंद होने वाला है, ठीक है, क्लोज। ठीक, ये होता है हमारा न्यून कोड। ठीक है, उसी तरह दूसरा कोड होता है सम कोड। सम कोड में देखो दो तरह का पहचानने का तरीका है। कभी कभी तो वैल्यू दी रही है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? वो सम कोड होगा। मान लो ये नहीं दिया हुआ है, तो जहाँ भी सम कोड रहेगा वहाँ पर आपको जो ये है, ठीक है, ये बोला जाता है ये, ठीक है, इसको कोणीय चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोणीय चाप बोलते हैं। ठीक है, तो 90 वाले में जो सम कोण होता है उसमें कोणीय चाप कुछ इस तरह का बना होता है। इसमें देखिए आप, इस तरह सर्कुलर शेप में घुमाकर बनाया गया है, लेकिन इसमें क्या है, एक वृत्ताकार में, सॉरी, वर्गाकार में है। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर वर्गाकार में चाप लगा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, सम कोण है। ठीक है, अब अधिक कोण क्या होता है? एक ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, और इसको आपको देखने पर लग रहा है कि हाँ ये क्या हुआ है, फैला हुआ है, तो जहाँ पर भी आपको क्या दिखे कि फैला हुआ दिख रहा है, वो कैसा कोण हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, 90 से जरा सा भी बड़ा, अगर 90.5 भी हो गया तो वो भी एक अधिक कोण हो जाएगा। और 180 से छोटा मतलब 179.5 हो गया तो भी क्या है, वो एक अधिक कोण है। ठीक है, अब अब देख लेते हैं हमारा जो चौथा है रिजु कोण। रिजु कोण क्या होता है? एक सीधी लाइन होती है। ठीक है, क्या होता है? एक सीधी लाइन होती है। तो जो उसका, इसमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है। कई बार मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जिसमें एक 0 डिग्री कोण भी होता है। 0 डिग्री के कोण क्या होता है, यहीं पर थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो कोई एक लाइन ऐसे खींच दी जाए, ठीक है, ये भी एक लाइन है, ए बी भी एक लाइन है, और ये भी एक लाइन है। ठीक है, सॉरी, इसको मैं सही से लिख लूँ। ठीक है, दिख रहा है? तो अगर हम सिंपली देखा जाए तो क्या है, दोनों एक ही तरह है, लेकिन ये, इसको हम 0 डिग्री कोण भी बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या है, 180 डिग्री, जिसे हम रिजु कोण भी बोलते हैं। ठीक है, अंतर क्या है? इसमें देखिए कोणीय चाप ऐसे दिया हुआ है, इसमें कोणीय चाप नहीं दिया है। तो कोणीय चाप मतलब यहाँ पर कोई एंगल बना ही नहीं, एंगल नहीं बना, सॉरी, कोण कोई बना ही नहीं। जब कोण बना ही नहीं, क्या हो जाएगा हमारा? 0 डिग्री। और यहाँ पर इस तरह घुमा कर दिया है, इसलिए क्या है, ये एक 180 डिग्री है, जिसे हम लोग रिजु कोण बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि कभी कभी टीचर इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है, तो आप जानते रहिए। अगर ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये कोणीय चाप नहीं दिया हुआ है, तो हम किसी लाइन को ये नहीं कह सकते कि हाँ वो 180 डिग्री का कोण बना रहा होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आप अगर नहीं बता देंगे तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, अब जो पांचवा हमारा है वो है प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, क्या है? प्रतिवर्ती कोण, इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि इसका जो मान होता है 180 से डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ऐसा कोण जिसको, जिसका मान 180 से क्या हो, ज़्यादा हो जाए और 360 डिग्री से ज़रा सा भी कम है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा प्रतिवर्ती कोण। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। जब भी हम कहीं एग्जाम्पल में देखते हैं, कहीं पर देखते हैं, तो हमको इसी तरह का फिगर दिखाई देता है, ऐसे है और ये नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि फिगर ऐसे रहे, फिगर ऐसे भी हो सकता है। मान लीजिए ये सिंपल जो हमारा यहाँ पर न्यून कोण है, न्यून कोण में रिजु कोण भी है, सॉरी, प्रतिवर्ती कोण भी है। ठीक है, कैसे है देख लेते हैं। अगर हम इस सिंपल को देखें तो हमको क्या नज़र आता है, ये क्या है, एक न्यून कोण है। ठीक है,
दिख रहा है आपको क्या है, एक न्यून कोड है, मैंने बताया ना कि ये बंद होता नजर आ रहा है तो न्यून कोड है। लेकिन जब यही जो क्या है कोणीय चाप जब हम इधर से घुमाकर ऐसे लाते हैं, ठीक है, तब हमारा क्या हो जाता है, ये एक प्रतिवर्ती कोण हो जाता है। और कोण लिखने का एक तो वैल्यू डायरेक्ट दी होती है कि जैसे यहाँ पर आपका दिया है x डिग्री 90 डिग्री x, ठीक है, 180 डिग्री, और नहीं दिया है तो किस तरह लिखते हैं आपको पता होगा, मैं मान कर चल रहा हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे इसको ले लें, ठीक है, इसी को ले लेते हैं, ये हमारा ओ है, ठीक है, क्या है, डी नहीं है, ओ है। तो अगर इसको हमको लिखना हुआ तो क्या हो जाएगा, एंगल, ठीक है, ये इसका होता है, कोण की साइन होती है ए, ठीक, और ये जो नोक है, ठीक है, जिसे शीर्ष भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीर्ष भी बोलते हैं, जहाँ से मुड़ा होता है, ठीक है, क्या है, ये यहाँ पर जो भी बिंदु या पॉइंट होगा उसको हमेशा क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे, और फिर यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। अगर साधारण तरीके से देखा जाए, सिंपली देखा जाए, तो हमारा क्या है, ए ओ बी एक न्यून कोण है। लेकिन जब हम इस तरह से आ रहे हैं घूमकर, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसी को अगर हम ये जो कोणीय चाप है अगर इधर से लगा दे रहे हैं, तब ये एक न्यून कोण नहीं है, बल्कि क्या है, एक प्रतिवर्ती कोण है। तो क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो भी ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा जो छठा है, आसन्न कोण, ठीक है। आसन्न कोण, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। चलिए देख लेते हैं आसन्न कोण क्या होता है। आसन्न कोण होने के लिए देखिए इस तरह का रहेगा, ठीक है, फिगर रहेगा, मतलब दो एंगल, दो कोण बने रहेंगे एक में ही, तो उनको पहचानेंगे कैसे कि आसन्न कोण है कि नहीं। पहला कंडीशन हमारा होता है, जो पहला कंडीशन, ठीक है, अब ये जानते हैं कि कोण दो भुजाओं से मिलकर बनती है, ठीक है, और एक शीर्ष होता है। तो पहला क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक, उभयनिष्ठ भुजा, पहला क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना होगा, ठीक है, यहाँ थ्री नहीं है, ये मैं वो है तो यहाँ मैं लगा दूँ, ठीक है, ये भा है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा पहला। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरे कंडीशन के लिए कि जो उनका वर्टेक्स है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है, इसको उभयनिष्ठ क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, सॉरी, शीर्ष, शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, जो ये है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। तो दोनों का एक ही शीर्ष होना चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए, एक ही शीर्ष होना चाहिए। इसको उभयनिष्ठ न लिखकर मैं एक एक ही लिख दे रहा हूँ, एक ही शीर्ष होना चाहिए, आप समझ लीजिएगा, ठीक है, कि दोनों का एक ही शीर्ष होना चाहिए। इसको हम लोग इंग्लिश में कॉमन वर्टेक्स बोल देते हैं। और तीसरा जो कंडीशन है वो होता है हमारा, तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, तीसरी चीज़ के लिए ये है कि जो अलग अलग भुजाएं हैं, दो भुजाएं मैंने बताया ना, एक तो उभयनिष्ठ हो गई, मतलब एक भुजा दोनों में होगी, जो अलग अलग भुजाएं होंगी वो अलग अलग साइड में होंगी, ठीक है, क्या होंगी, अलग अलग जो भुजाएं होंगी, उभयनिष्ठ भुजा के सिवा जो भुजा होगी वो अलग अलग साइड में होंगी, ठीक है। तो जो क्या लिखूं मैं, तो तीसरा हमारा हो जाएगा अलग 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 भुजा, ठीक है।
अलग अलग जो भुजा है, ठीक है, एक तो उभयनिष्ठ हो गया, दो अलग अलग जो भुजाएं दो और हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, विपरीत दिशा में होना चाहिए। यहाँ दिशा विपरीत दिशा में, अलग अलग भुजा विपरीत दिशा में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, विपरीत। विपरीत होना चाहिए। चलिए इसको हम थोड़ा भी और आपको अच्छे समझ में आएगा। लिखने में क्या होता है नहीं समझ में आता, लेकिन जब समझाऊंगा तो आ जाएगा। जैसे दो एंगल मैंने लिया है, ठीक है, एंगल सॉरी कोण, कोण एक, ठीक, यहाँ पर मैं कोण दो लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब दोनों का मैं एक शीर्ष होगा, दोनों का शीर्ष क्या है, यही है ओ पर, तो यहाँ मैं क्या लिख दे रहा हूँ, शीर्ष लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, दोनों का क्या है, ओ है, ठीक है। अब दो जो एंगल दो है, ठीक है, कोण दो है, उसका जो दो भुजाएं हैं उनको लिख लेते हैं। पहली भुजा क्या है, ओ सी है, दूसरी भुजा क्या है, एक तो ये हो गया ना ओ सी और ओ बी, दूसरी क्या है, ओ बी है, ठीक है, क्लियर है आप। अब ए का देख लेते हैं, ए का क्या है, कौन सी भुजाओं से मिलकर बन रहा है, ए ओ और ओ सी से मिलकर बन रहा है कोण एक, इसमें क्या है, एक ओ सी है, दूसरा क्या है, ओ ए है। यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए यहीं पर समझना है हमें। पहला क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, क्या दोनों में, एक और दो में कोई उभयनिष्ठ भुजा है, हाँ है, कौन सा है, सी, ओ सी, ओ सी ओ सी इसमें भी है। चलिए दूसरा क्या है, एक ही शीर्ष है, हाँ है, दोनों का क्या है, वो है, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तीसरा क्या है, अलग अलग भुजा, अलग अलग भुजा मतलब ओ ए ओ बी, क्या बोला है, विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा का मतलब अलग अलग साइड में, अब उत्तर दक्षिण वाला नहीं। देखिए उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होना चाहिए, यहाँ मुझे लिखना चाहिए था अलग अलग भुजा उभयनिष्ठ भुजा की विपरीत दिशा में होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं उभयनिष्ठ जो अलग अलग हैं, उभयनिष्ठ के दोनों अलग अलग हैं। ओसी की किधर है, ओ एक इस साइड है और दूसरा इस साइड है, दिख रहा है ना आपको। ओसी के जो अलग भुजा है, ओ बी, ओ ए और ओ बी, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा ओसी, ओसी के एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसलिए एक और दो क्या है, आसन्न कोण है। किसी भी आसन्न कोण होने के लिए ये तीनों होना जरूरी है। अब इसी में देख लेते हैं कौन सा आसन्न कोण नहीं होगा। एक और कोण मैं मान रहा हूँ बड़ा वाला, एक ये दिख रहा है आपको, ए ओ बी, बड़ा वाला ये कोणीय चाप देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, क्लियर है। अब इसको भी लिख लेते हैं, इसको मैं कोण 3 मान ले रहा हूँ, क्या मान ले रहा हूँ, 3। अभी हम इसको लिख ले रहा हूँ कोण 3, ठीक है, ठीक। इसका भी लिख लेते हैं पूरा, इसका क्या है, शीर्ष 0 है, ठीक। एक भुजा क्या है, ए ओ बी का क्या है, एक भुजा ओ बी है, दूसरी भुजा क्या है, ओ ए है, उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। एक दो तक, एक दो को तो हमने देख लिया, कोण एक और कोण दो आसन्न कोण है। अब देख लेते हैं एक और तीन क्या आसन्न कोण है, एक और तीन क्या है कि नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन कोई चीज़ समझाई जाती है तो वीडियो भाई जाहिर सी बात लंबा होगा ही होगा, ठीक है। तो घबराइएगा मत, ध्यान से दीजिए। इसके बाद कहीं पर किसी भी तरह का आसन्न कोण आएगा आप आराम से उसको बता ले जाएंगे। चलिए अब एक में देखते हैं, यही तीनों कंडीशन को देखेंगे, क्या कोई उभयनिष्ठ भुजा है, पहले उभयनिष्ठ भुजा है, हाँ देख लेते हैं। एक में ओ ए है और 3 में ओ ए है, हाँ है, इसमें इसमें दोनों में है, ठीक है, एक तो मिल गया हमारा पहला उभयनिष्ठ भुजा।
फिर दूसरा क्या है, एक ही शीर्ष होने चाहिए। तो दोनों के एक ही शीर्ष हैं, एक का भी ओ है और 3 का भी ओ है, ठीक है, ये भी सही है। अब जो तीसरा कंडीशन है कि जो अलग अलग भुजा है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत अलग डायरेक्ट दिशा में होना चाहिए, ठीक है, अगल बगल होने चाहिए, एक ही तरफ नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग भुजा क्या है, ओ ए दोनों में है, कोण एक का जो अलग भुजा है वो सी है, इसका ओ बी है, और दोनों किधर हैं, देख रहे हैं, उभयनिष्ठ भुजा ओ ए है ना, दोनों ओ ए के एक ही तरफ हैं, इसी तरफ हैं, दिख रहा है ना, एक क्या है ओ ए उभयनिष्ठ भुजा हो गई 1 और 3 में, ठीक है, दिख रहा है ये। और जो अलग भुजा है, एक का ओ सी है और 3 का क्या है ओ बी है, दोनों एक ही तरफ हैं, ठीक है। इसलिए जो कोण 1 और 3 होगा वो एक आसन्न कोण नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह 2 और 3 का देख लेते हैं, 2 और 3 का देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या है, शीर्ष सेम है और क्या एक भुजा सेम है, हाँ, 3 में 2 में ओ बी है और 3 में भी ओ बी है, ठीक है, ये भी सेम मिल गया। तो दो कंडीशन हो गए, पहला दूसरा। तीसरा देख लेते हैं कि जो अलग अलग भुजा है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशाओं में है कि नहीं है, ठीक है, एक ही तरफ तो नहीं है। तो देख लेते हैं क्या है इसमें, ओ बी तो था, ओ सी एंगल सॉरी कोण 2 का ओ सी और कोण 3 का ओ ए, कॉमन जो उभयनिष्ठ भुजा वो भी के एक ही तरफ है, ठीक है। इसलिए हमारा 2 और 3 भी आसन्न कोण नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा, 3 नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा कोई सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, किसी बिंदु पर काटती हैं, तो उस बिंदु पर इस तरह के कोण बन जाते हैं, ठीक है। 2 मैंने लिया, 3 रहेगा तो और बन जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। अब यहाँ पर रामायण महाभारत तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या आते हैं, 2 तीर आते हैं ना, ऐसे टकराते हैं, उनका नोक आपस में टकराता है, सेम चीज़ यहाँ पर करना है। अब कोण मैं 2 को ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, कोण 2 कौन सी भुजा से मिलकर बना है, यहाँ से आया, यहाँ मुड़ गया, इधर मुड़ गया, तो इसका क्या है, शीर्ष ये है जिसको नोक भी बोल सकते हैं, बनता है ना हमारा कोण बनाते हैं तो ऐसा नोक यहाँ बनता है ना, तो इसका ये हो गया। अब इसके नोक से कौन सा टकरा रहा है, सामने सामने ऐसे टकरा रहा है, ना कि ऊपर या नीचे से नहीं टकरा रहा है, बल्कि ऐसे टकरा रहा है, सीधे सीधे, ठीक है, जैसे रामायण महाभारत में तीर टकराते थे ना वैसे। इसके सामने कौन टकरा रहा है, ये 4 टकरा रहा है, 2 और 4। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं, कोण 2 और कोण 4। और देख लेते हैं उसी तरह, यहाँ 1 का शीर्ष किससे, 3 के, 1 और 3, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। और कौन शीर्षाभिमुख कोण नहीं होगा उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि और क्लियर हो जाए आपका। मान लीजिए कोई एक लाइन ऐसे है, एक ऐसे आई, ऐसे हो गया, ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पर भी वही 4 एंगल बना लेते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पर तो दिख रहा है कि 2 4 के हैं, 1 3 के हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखने पर, ठीक है, 2 क्या इसके बराबर है 4 के, ठीक है, नहीं है, क्योंकि जो यहाँ देखिए जो 4 वाला बन रहा है वो ठीक इसके इस साइड सीधे नहीं जा रहा है, ठीक है, क्या है, इसका नोक देखें, इसका नोक ज़्यादा बड़ा है, ये ज़्यादा फैला हुआ है, ये कम फैला हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसका एक और सिंपल तरीका है, आपको करना क्या है, जिसका भी पता करना है, जैसे हमको 2 का पता करना है, ठीक है, 2 कौन कौन से भुजाओं से मिलकर बन रहा है,
कौन कौन सी भुजाओं से मिलकर बन रहा है, ठीक है। एक यहाँ से, फिर यहाँ। अब करना क्या है, हमें दोनों भुजाओं पर एक स्केल लेना है, रख देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, थोड़ा देखिए आपको, मैं पहले दो के इस भुजा पर रख रहा हूँ, ठीक है। और स्केल बीच में रखिएगा, तो मैंने यहाँ रखा, आई होप कि आपको दिख रहा हो। तो दिख रहा है कि ये एक सीधी लाइन है, कहीं से मुड़ी हुई नहीं है, दिख रहा है ना। अगर मैं यहाँ स्केल रखूँ तो ये सीधी लाइन चली गई हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी भुजा क्या है, दूसरी भुजा ये वाली है, ठीक है। इस पर मैं अगर रखूँ, ठीक है, यहाँ मैं अगर इस पर रखूँ, ठीक है, तो क्या ये एक सीधी लाइन जा रही है पॉइंट इस बिंदु को काटते हुए, इस बिंदु को काटते हुए क्या सीधी जा रही है कि मुड़ गई है किसी तरफ। तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं, हमें क्या नज़र आ रहा है, ये सीधी नहीं जा रही है, बल्कि क्या है, ऐसे गई, ये सीधी ना जाकर किधर गई, इधर मुड़ गई, ठीक है। इसीलिए 2 और 4 क्या होंगे, इस कंडीशन में 2 और 4 जो होंगे वो क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण नहीं होंगे, ठीक है। मैं गलत लिखा हूँ, ठीक है, 2 और 4 क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण नहीं होंगे। उसी तरह 1 और 3 को देख लेते हैं। एक की एक भुजा ये है, ठीक है, ये क्या कर रही है, इस बिंदु को काटते हुए सीधी चली जा रही है, चलो ठीक है। दूसरी क्या है, यहाँ से काटते हुए क्या सीधी जा रही है, नहीं जा रही, बल्कि इस साइड मुड़ जा रही है। तो 1 और 3 भी क्या हो जाएंगे, कोण 1 और कोण 3 भी शीर्षाभिमुख कोण नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। अब ये तो 2 का हो गया। मान लो 3 4 जब भुजाएं होती हैं, काटता है, तो वहाँ पर इसको देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 और एक और मैं ले रहा हूँ, ये इसी में सारा हो जाएगा, ठीक है। बना लेते हैं सब, 1 2 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, इतने ढेर सारे हो गए, ठीक है। अब देखिए जहाँ जहाँ सीधी सीधी लाइन बनी है जो एंगल का, वो तो होंगे। जैसे मैं अगर 2 को लूँ तो 2 वाली भुजा कौन सी है, एक ये है और एक ये है। ये भी इस बिंदु को काटते हुए सीधी चली गई है, ये भी एक बिंदु को काटते हुए सीधी चली गई। अब ये दोनों जहाँ जा रही हैं, इन्हीं दोनों से दूसरी तरफ कौन सा बन रहा है, 6 बन रहा है। जो इसकी भुजा है 2 की, वही भुजा दूसरी तरफ कौन सा एंगल बना रही, 6 बना रही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के, शीर्षाभिमुख, ठीक है। उसी तरह कौन सा ले लें, 1 ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लें, 1 ले लें। तो 1 की एक भुजा तो यहाँ से चली गई काटते हुए, दूसरी भुजा यहाँ से आई, आगे नहीं जा रही, नहीं बल्कि इधर मुड़ गई, तो ठीक है। तो 1 क्या होगा, 5 के नहीं होगा। उसी तरह केवल क्या हमारा नज़र आ रहा है, 2 और 6 ही नज़र आ रहा है, ठीक। और एक और हमारा है 3 और 7, देखो 3 ये काटती हुई चली गई, ठीक है, और इसका दूसरी साइड इधर काटते हुए, इसी दोनों भुजाओं से दूसरी तरफ 7 भी बन रहा है, एंगल सॉरी कोण 3 और कोण 7, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। शीर्षाभिमुख कोण अब किसी भी तरह का आएगा, मुझे नहीं लगता कि आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। अब आते हैं रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म में कुछ होता नहीं, बहुत ही सिंपल सीधा है। उसमें क्या होता है, एक सीधी लाइन होती है, ठीक है। सीधी लाइन में जो 2 कोण होता है, उन्हीं को जोड़ने पर ये पूरा ये बराबर कंप्लीट हो जाता है, उन्हें रैखिक युग्म बोलते हैं। और रैखिक युग्म में अगर मैं कोण 1 और 2 की बात करूँ, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक सीधी लाइन लेनी है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, इसी में मैं बता दे रहा हूँ, इसमें भी रैखिक युग्म है। कैसे है, एक सीधी लाइन लीजिए, जैसे मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। कौन सी लाइन ले रहा हूँ मैं, ये ले रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ये ठीक है, ये वाली सीधी लाइन लिया, ठीक है। ये
ये वाली सीधी लाइन लिया ना, ये ठीक है, इस सीधी लाइन को लेकर पीछे क्या, इधर क्या है, नहीं, हमें केवल ऊपर देखना है। कौन से दो कोण बन रहे हैं, 3 और 4, तो 3 और 4 क्या है, रैखिक युग्म कोण है। रैखिक का मतलब ही होता है एक रेखा, युग का मतलब दो, कोण का मतलब इन दोनों का जो मान होगा वो 180 होता है। अब आते हैं पूरक कोण। कोई दो ऐसे कोण, कोई कोण दो ऐसे कोण, मान लिया 1 और कोण 2, जिनका सम क्या हो 90, उनको पूरक कोण बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, कोई दो ऐसे कोण जिनका क्या हो 180 हो, उन्हें क्या बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन जब कोई चीज़ आपको समझाई जाती है तो उसमें टाइम लगता है, और बच्चे क्या होते हैं यहीं पर गलती कर देते हैं। उनको क्या लगता है कि जल्दी से हम एक्सरसाइज लगाएं, मतलब जो हमारा एक्सरसाइज है उसको लगाएं, क्वेश्चन लगाएं, हमारा काम खत्म। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फार्मूले, जो हमारे रूल है, फार्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको समझना। अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन आप कम ही लगाएंगे, लेकिन आपको कोई कैसे भी क्वेश्चन आएंगे वो हो जाएंगे। सॉरी सॉरी, ठीक है। नहीं तो यही गलती कर देते हैं आप, अच्छे से इसको समझते नहीं, और क्वेश्चन में क्या होता है, जब आता है प्रश्न हमारा आता है तो आप फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, फिर जाकर क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, बहुत आराम से होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।